कि आर्थिक रूप से भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और स्पेस पे भी ऊँची छलांग लगा रहा है। सुरक्षा के मामले में भी हमने काफ़ी कदम बढ़ाए हुए हैं और लेकिन बहुत कुछ करना बाकी शेष है। एक सामान्य चीज़ है जो सभी के जीवन में देखने को मिलती है कि जब कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहती है, तो उसका कोई ध्यान नहीं देता है और जब अपनी प्रॉपर्टी रहती है, तो बहुत ध्यान देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या हम जब गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं, तो हम बादशाह बन के काम करते हैं, सेवक बन के काम नहीं करते हैं? जब सामने वाला आता है, तो उसको हम कस्टमर मान लेते हैं, उसको भारतीय नागरिक नहीं मानते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की हमारी सोच क्या है? उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे हम। और एक सामान्य सा ऑब्जर्वेशन हर घरों में देखता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी, आजू-बाजू पड़ोस में भी देखते होंगे, सारे लोग अपने अनुभव से प्राप्त करते होंगे कि घर का कचरा बाहर डाल दो, पड़ोसी के घर के सामने डाल दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हमको अपना जो है अपना घर साफ होना चाहिए, भले बगल का घर जो है गंदा रहे। तो आप जाते हैं, अपने कमरे की लाइट ऑफ करके जाते हैं, लेकिन सीढ़ियों की लाइट जो कॉमन बिल्डिंग आती है, उसको ऑन छोड़ देते हैं। तो ऐसा आखिर क्यों हमारे मानसिकता में ये मानसिकता घर कर देती है? इसके कौन से कारण हैं और इसका निवारण क्या है? तो इसी बारे में चर्चा करेंगे हम। तो चलिए आगे देखते हैं। हम आज जो प्रेजेंटेशन करेंगे, पहले हम रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे जो समीक्षा मैं कर रहा था, फिर कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे हम, फिर इसकी प्रस्तावना को पढ़ूँगा मैं, संविधान में जो लिखा गया है, नागरिकता का क्या संदर्भ है और नागरिकता हम के क्या कर्तव्य होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। और इनलाइटेंड सिटीज़नशिप जो है, प्रबुद्ध जो नागरिकता का जो नए प्रकाश में इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं और सुपीरियर मैन उसे इन्फीरियर मैन की तुलना करते हुए लास्ट में कंक्लूड करूंगा मैं कि अपने राष्ट्र को कैसे महान बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर हम क्या देखते हैं कि ये इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे राष्ट्र ने काफ़ी कुछ प्रगति किया है और विशेष करके विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कुछ बनाया था, जो उनके आदर्श थे, वो अभी भी धरातल पर उतर नहीं पाए हैं। वो क्या आदर्श थे, अब आगे इसकी चर्चा करेंगे हम। और सामान्य तौर पर हम किसी को बात करते हैं तो हमारी टेंडेंसी क्या है, प्रवृत्ति क्या रहती है, या तो हम राजनीतिज्ञों को कि हमारा एमएलए काम नहीं कर रहा है, हमारा मिनिस्टर नहीं काम कर रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं काम कर रहा है, या कोई पार्टी काम नहीं कर रही है, तो हम सभी नागरिक जो है राजनीतिज्ञों को या राजनीतिक पार्टियों को हम दोषारोपण करते हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में, जहाँ की लोगों के ऊपर जो शासन करने वाला जो है लोग जनप्रतिनिधि होता है और जनप्रतिनिधि का चुनाव जो है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, जिसको जनता खुद चुनाव करती रहती है, जो सभी को मतदान का बराबर का अधिकार मिला जाता है, तो जो इस पूरे सिस्टम को फेल होने का या सफलता का जिम्मेदारी जो है हमारे और आपके ऊपर है, नेताओं के ऊपर नहीं है। इस बात को जानना पड़ेगा। हम हमेशा नेताओं के ऊपर दोषारोपण करते हैं। नेताओं को कौन चुनता है? हम ही चुनते हैं। नेता यदि बेईमान आदि है, भ्रष्ट आदि है, यदि अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसका हम अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो लोकतंत्र, गणतंत्र की सफलता इस बात में है कि उसके नागरिक जो है, जो वोट देने वाले लोग हैं, वो जिम्मेदार बने और जिम्मेदारी को ग्रहण करें। और इस इश्यू को देखने के लिए बहुत सारे कारणों के नाते में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा जो मुख्य कारण निकलता है वो ये है कि हमारे अंदर नागरिक कर्तव्यों का, नागरिकता का भाव नहीं है। जैसे मैंने पहले चर्चा कर रखा था कि जब प्राइवेट कोई चीज रहती है, क्या कारण है कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर बैंकों का आपका प्राइवेटाइजेशन किया गया, तो आप उसमें क्या देखेंगे कि पब्लिक चीज, तो आप कोई अभी आप स्कूलों में जाइए, विद्यालयों में जाइए, तो जो टीचर बहुत अधिक सैलरी पाते हैं, उनका उनका पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे रहता है। जो प्राइवेट बेचारे काम करते हैं, वो सैलरी कम पाते हैं, लेकिन वो बड़े पंक्चुअल होते, टाइमी रहते हैं। ऐसा क्यों आखिर होता है? तो जो पब्लिक की जो भी पब्लिक इंटरप्राइज है, जो सब कुछ बना हुआ है, वह हमारे लोगों के लिए, कल्याण के लिए बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहता है, उसके ऊपर किसी का इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन वही चीज़ हमारी प्राइवेट चीज रहती है तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इसी एटीट्यूड के नाते सारे गवर्नमेंट सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज अक्सर फेल हो जाते हैं।
और देखिए इसी कंट्री में इसी लोग के द्वारा प्राइवेट सेक्टर फ्लोरिश हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है वो नीचे जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो आगे देखते हैं। अब देखिए कि जो ये जो संविधान सभा ने प्रस्तावना लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ करके फिर हिंदी में समझाऊंगा मैं, और फिर एक एक शब्द को समझने की कोशिश करेंगे हम। याद रहे कि हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इस विषय को लिया गया है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic and secure to all its citizens. अब देखिए ऊपर पंक्ति में क्या कहा, हम भारत के लोग, मतलब क्या है कि कौन संविधान सभा में कह रहा है, कोई नेता नहीं कह रहा है, कोई असेंबली नहीं कर रही है, हम सभी भारत के लोग हैं जो ये प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं भारत संविधान के प्रति कि सार्वभौमिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणतांत्रिक होगा, और सभी नागरिकों को क्या मिलेगा? जस्टिस। न्याय किस तरह का मिलेगा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय सबको मिलेगा। सबको स्वतंत्रता मिलेगी। स्वतंत्रता किसको मिलेगी? विचारों की व्यक्ति करने का माध्यम, अपने हिसाब से धर्मों का पालन करने का माध्यम, अपने हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार सबको मिलेगा। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग द ऑल, सभी के अंदर समानता का अधिकार मिलेगा, और हमें जो है एक दूसरे के अंदर बंधुत्व का भाव मिलेगा। ये सारी चीजें जो ये प्रस्तावना दी गई थी, इसमें जो पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमें भारत के लोगों को ये अधिकार हमें भारत के लोगों को ही देना है, और हमारे द्वारा ही दिया जाएगा। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, चूंकि 26 जनवरी सन 1930 को लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इसी कारणों से 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को स्वीकार कर लिया था। लेकिन उस दिन को, जो चूंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा किया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ। आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि नागरिक कौन होता है, वो सिटीजन, नागरिक कौन होता है, कैसे नागरिकता मिलती है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जब किसी राज्य की बात होती है तो उसके 3 घटक होते हैं, 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक तो होता है, एक क्षेत्र होता है, उसके अंदर लोग निवास करते रहते हैं, और जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, उसके ऊपर अथॉरिटी आ जाता है, अपना शासन करता है। किसके ऊपर? लोगों के ऊपर भी शासन करता है, और क्षेत्र के ऊपर भी शासन करता रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत अपने देश को ले, तो भारत के रहने वाले लोग, जो मानव जनसंख्या है वह, और भारत का जो क्षेत्रफल है, उसके ऊपर भारत सरकार शासन करती रहती है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से कि एक हमारा संबंध स्थापित हो जाता है, किसके बीच? राज्य के बीच और उसके नागरिकों के बीच, है ना, जो कि उस सीमा क्षेत्र में रहते हैं। अर्थात भारत के क्षेत्रफल में रहने वाले सारे भारतीय नागरिक, भारत सरकार के अंदर काम करने वाली, भारत सरकार का आने वाली, वो भारत के नागरिक बन जाते हैं, और उनसे एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, जो इंटरेस्टिंग समझने की बात है, कि एक नागरिक जो है वह सॉवरेन भी है और सब्जेक्ट भी है। इसका मतलब क्या हुआ? वह सार्वभौम भी है और वह प्रजा भी है। सार्वभौम का मतलब समझिए कि वो मालिक भी है और प्रजा भी है, राजा भी है और प्रजा भी है। अब सामान्य शब्दों में कहें, एक नागरिक जो है लोकतांत्रिक राज्य में, एक जो नागरिक है, जो सिटीजन है, वह अपना राजा भी है और प्रजा भी है। आइए इसको समझते हैं कैसे राजा और प्रजा है। अब देखिए, जैसे कि सभी एडल्ट को जो है, 18 साल 21 साल जो उम्र रहती है, वह आपको सबको एक फ्री सिटीजन के रूप में उसको मिल जाता है कि आप फ्री सिटीजन के हैं। नाउ वह अपने बैलेट के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनता है, पार्लियामेंट में भेजता है, या स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजता है, जो कि वे कानून बनाते हैं, और जो कानून बनाते हैं उसका कानून का पालन नागरिक करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ही सरकार को चुनते हैं, और हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार ही कानून बनाती है, और उस चुनी हुई सरकार द्वारा बनाए हुए कानून को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको पालन करते हैं। अर्थात राजा हम ही हुए, हमें कानून बनाया, और कानून का पालन करने वाले प्रजा हम ही हुए, है ना। इस हिसाब से देखेंगे कि प्रत्येक नागरिक जो है वह क्या है कि अब राजा भी है और प्रजा भी है। तो
और सभी नागरिकों के पास ये अधिकार है कि जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून है, उस कानून को बदल सकता है। किस माध्यम से? गवर्नमेंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको आउट करके दूसरे गवर्नमेंट को ला करके। तो गवर्नमेंट को लाना या गवर्नमेंट को बाहर करना, इसका अधिकार जनता के पास है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है आपको कानून बनाती है और पार्लियामेंट्री को भेजने का काम जनता करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक नागरिक जो है सौम्य राजा भी है और प्रजा भी है। ये हमारे गणतंत्र की विशेषता है। अब आप देखिए हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही चीज रहती है कि हम पहले क्या है। आप पूछिए कि भाई साहब आप क्या है, दीदी बताओ आप क्या है, तो कोई बताएगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ, या मैं क्लर्क हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना अपना दूसरे रोल के बारे में बात करता है। जबकि प्राइमरी तौर पर क्या है, हम भारत के नागरिक हैं। कोई नहीं कहता कि मैं एक भारत का नागरिक हूँ मैं, क्योंकि मान लेते हैं कि वो भारत के नागरिक एक डांटे ले लेते हैं। अब इसमें देखो कि हमें जो है हम भारत के नागरिक पहले हैं, और हमारे प्रतिभा के आधार पर, हमें जो हमारे कार्य क्षमता के आधार पर हमें जो काम मिलता है उस काम को परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी रोल हो जाता है। लेकिन नॉर्मली तौर पर हमारे देश में क्या होता है कि सेकेंडरी रोल को, जो अपना फंक्शनल रोल है, जो हम काम करते हैं, उसको स्टेटस से जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे एक डीएम है तो वो उसका सेकेंडरी रोल है। ठीक है, एक प्रोफेसर है उसका सेकेंडरी रोल है, मतलब कि उसका फंक्शनल रोल है जो काम करता है। डॉक्टर अपना काम करता रहता है, एक प्रोफेसर पढ़ाता रहता है, तो वह उसका क्या रहता है, वो उसका सेकेंडरी रोल है। लेकिन क्या आप ध्यान दीजिएगा कि जो फंक्शनल, जो हम काम करते रहते हैं, वो फंक्शनल स्टेटस है, वो ऊपर नीचे जा सकता है। लेकिन जो हम नागरिकता है वो कभी ऊपर नीचे नहीं होती है। हम भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक बने रहते हैं। तो अब इस फंक्शनल स्टेटस, जैसे उदाहरण के तौर पर सपोज के लिए एक लेबरर है, एक श्रमिक है जो चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़के के एमएलए बनता है, और एमएलए बनने के बाद से क्या होता है, एमएलए बनने के बाद से वह मिनिस्टर बन जाता है। आज वो मिनिस्टर है, कल वो मिनिस्टर नहीं रहेगा, कल वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, आज भी भारत का नागरिक है, कल भी भारत का नागरिक रहेगा। कि आज मिनिस्टर है, कल मिनिस्टर नहीं रहेगा। तो हमारे जो फंक्शनल स्टेटस है वो ऊपर और नीचे जो है, अब ऊपर नीचे होते रहते हैं, जा सकते हैं। लेकिन सिटीजनशिप, नागरिकता है, वो हमारे ऊपर नीचे नहीं होती है। तो हम सभी नागरिक जो है एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं। इस माने हम सभी, पहले हमारा परिचय क्या है, हम भारत के नागरिक हैं, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा परिचय होता रहता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, हमारी सोसाइटी जो है स्टेटस कॉन्शियस सोसाइटी है। इसका तो वहाँ जॉब बहुत अच्छा है, बहुत स्टेटस है, हाई स्टेटस का है। और लेकिन आप अध्यात्म रूप पे देखेंगे, चूंकि आध्यात्मिक मंच है, तो आप देखेंगे कि स्टेटस से कुछ नहीं होता है। स्टेटस के पीछे जो माइंड काम करता है वो इम्पोर्टेंट होता है। कबीरदास जी जुलाहा थे, जुलाहा जो बुनकर का काम करते रहते थे। और जो कि आज जो स्टेटस कॉन्शियस सोसाइटी है, स्टेटस हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है। देखिए कबीरदास जी कितने आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए कितने आगे बढ़ गए। ठीक है, तो जो स्टेटस हमारा है, ये हमारी सोसाइटी को स्टेटस कॉन्शियस से मिटाने के लिए हमें अपना जो प्राइमरी रोल है, नागरिक का रोल, इस चीज को उभारना पड़ेगा। हम प्राइमरी रोल को उभारेंगे, हम सभी भारत के पहले नागरिक हैं। जब ऐसा दृष्टिकोण आएगा तो हम जो काम करते हैं वो काम करने का दृष्टिकोण भी हमारा परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं एक डॉक्टर हूँ मैं, और हमारे सामने गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में या कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ या पेशेंट को देखता हूँ मैं, तो आने वाले पेशेंट को मैं हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख या और किसी को बैकवर्ड फॉरवर्ड ये सब न देखते हुए, और इसको भारत का नागरिक देखूंगा मैं, और मैं जानूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो उसके देखने का नजरिया मेरा बदल जाता है, काम करने का नजरिया बदल जाएगा, हमारा उत्कृष्ट इसी का हो जाएगा। तो हमें जरूरत है कि हम अपने कॉन्शियसनेस में, चेतना में इस बात को बैठाएं कि सर्वप्रथम हम पहले भारत के नागरिक हैं, फिर इसका दूसरा रोल होता है। और ऐसा जब नहीं होता है, इसी के बाद से क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद से लोग बेकार हो जाते हैं। क्यों बेकार रिटायरमेंट हो जाते हैं? रिटायरमेंट के पहले जो उनका सेकेंडरी रोल होता है उसी को सब कुछ मानते थे। मैं आईएएस हूँ, तो मैं तो मिनिस्टर हूँ, तो मैं कलेक्टर हूँ, जो भी हूँ मैं। पर जैसे रिटायरमेंट कर दिए उसका उनका अस्तित्व जीरो हो गया। अभी वो वही व्यक्ति अभी अपने अस्तित्व को ये मान ले कि वो पहले भारत का नागरिक है, उसके बाद से दूसरा रोल होता है। तो अभी दूसरा रोल जो फंक्शनल रोल है वो हट जाने के बाद से भी भारत का नागरिक सदैव बना रहेगा। ये दृष्टिकोण डेवलप करने की हमारे अंदर बहुत जरूरत है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो रहा है, विकसित राष्ट्र बन रहा है, और विकसित राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप आंकड़े बताएंगे कि विकसित जितने राष्ट्र हैं, आप
गूगल करके आंखों को चेक कर लीजिएगा, टॉप 10 कंट्रीज जो हैं, उस कंट्री में कोई हैप्पीएस्ट नेशन नहीं है, कोई खुशहाली राष्ट्र नहीं है। तो क्या हम भारत को खुशहाली राष्ट्र बनाना नहीं चाहते हैं? विकसित राष्ट्र बन जाएगा। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे कि हमारी आर्थिक उन्नति तो हो रही है, लेकिन खुशियां हमसे छीन रही हैं। आखिर क्यों? उसी तरह से राष्ट्र के अंदर वही बात है, राष्ट्र आर्थिक प्रगति तो कर रहा है, लेकिन राष्ट्र के नागरिक के अंदर खुशी का माहौल खत्म हो रहा है। तो हमारा संकल्प भूगौरव ग्लोबल आध्यात्मिक मंच का संकल्प ये है कि हम विकसित भारत के साथ साथ आनंदमय भारत की तरफ भी कदम बढ़ाएंगे और आनंदमय भारत का भी निर्माण करेंगे। इसीलिए हम इस मंच के माध्यम से ऐसे टॉपिक को लेते हैं जो हमें आनंदमय भारत की तरफ प्रगति में सहायक हो सके। अब देखिए कि आप अमेरिका को लीजिए, विकसित राष्ट्र है, चाइना को लीजिए, विकसित राष्ट्र है, ब्रिटेन को लीजिए, विकसित राष्ट्र है, जापान को लीजिए, विकसित राष्ट्र है, लेकिन आप उसको देख लीजिए, कोई भी हैप्पीएस्ट नेशन में इसका टॉप 10 में नहीं है। टॉप 10 में नॉर्वे आता है, फिनलैंड आता है और दूसरे कंट्री आती जाती है। तो क्या हम ऐसे भारत की कल्पना करें कि कल को 10 साल 20 साल बाद भारत इकोनॉमी में थर्ड आ जाए, सेकंड आ जाए, ठीक है, महाशक्ति बन जाए, लेकिन चारों तरफ जो है सुसाइड का माहौल हो, चारों तरफ मेंटल डिप्रेशन का माहौल हो? ऐसे भारत की तो कल्पना हम नहीं करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। अब हम भारतीय संस्कृति की नज़र से देखें कि हमारी संस्कृति कितनी महान थी और कैसे उस संस्कृति के कुछ गुणों को अपना लेते हैं, तो अपने आप हमारे आनंद में भारत का जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसमें भूमिका निभा सकते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनलाइटेंड सिटीजन कौन है ना? अब देखिए, इनलाइटेंड सिटीजन का मतलब क्या होता है? नागरिक का मतलब समझिए कि जो एक राज्य का नागरिक हो, जिसकी उम्र पूरी जाती है, जो उस वहाँ जन्म लेता है, उसकी शर्तें जो पूरी करता है, नागरिक हो जाता है। इनलाइटेंड सिटीजन क्या है? ये नागरिक की विशेषता बता रहा है। जैसे इसका होता है प्रबुद्ध करना। जैसे महात्मा बुद्ध थे, तो महात्मा बुद्ध एक राजकुमार थे। राजकुमार को जब ज्ञान हुआ तो हम कहते हैं कि इनलाइटेंड हो गए, उनका जीवन का देखने का दृष्टिकोण बदल गया। तो इनलाइटेंड सिटीजन का मतलब क्या है कि आपका ज्ञान का स्तर, आपके समझ का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा कि आप आज से पहले जो थे और उसके बाद में आपके दृष्टिकोण में अंतर आएगा। अब हम ये कहते हैं कि आज के समय में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो इनलाइटेंड सिटीजन की जरूरत है हमारे देश में भी, और आने वाले समय में भी इनलाइटेंड सिटीजन की जरूरत बनी रहेगी। अब देखिए, इनलाइटेंड सिटीजन की सबसे सिंपलेस्ट परिभाषा ये है कि इनलाइटेंड सिटीजन वह है जो धर्म में रहता है और धर्म को प्रमोट करता है, ठीक है, और जो भी वो सोचता है, जो भी करता है, वो धर्म के नाते करता है। अब यहाँ पर धर्म को समझना बहुत जरूरी है। धर्म को सामने हम कर्म कांडों से, रिचुअल से मान लेते हैं, टीका लगा या सूत्र बांध लिया, पूजा पाठ कर लिया, यहाँ से धर्म की बात नहीं कर रही हम। धर्म ये वैल्यू कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। धर्म एक अवधारणा है, और महाभारत के शांति पर्व में आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वह धर्म की परिभाषा दी गई है। उसका अंग्रेजी अनुवाद आपके सामने रखा हूं मैं। धर्म क्या है? Whatever brings about the advancement of all creatures, सभी जातियों के अंतर्गत, सभी प्रजातियों के अंतर्गत जो कुछ भी वृद्धि करे वो धर्म है। Whatever capable of maintaining and upholding all creatures, जो कुछ भी जो प्रजातियां हैं उनको आगे बनाए रखने में, उनको आगे बढ़ाने में, मेंटेन करने में जो भी आपका सहयोग करता है उसका नाम धर्म है। यह महाभारत के शांति पर्व में बहुत लंबा व्याख्यान है, समय व्यवस्था उसका सारांश को वितरित कर रहा हूं मैं। तो जो कुछ भी ऑल क्रीचर्स, इंपॉर्टेंट क्या है, या दो वर्ड है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी की बात हो रही है, चाहे जानवर हो, किसी की बात हो रही है। ऑल क्रीचर्स एडवांसमेंट, सभी जीव जंतुओं को आगे बढ़ाने में जो कुछ भी हमें सहायता करता है उसका नाम धर्म है। और जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में, अपने गुणों के अंदर, धर्म के अंदर समाहित करता है इस तरह का, वह इनलाइटेंड सिटीजन कहलाएगा। अर्थात हम अपने कर्म के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, सब संस्कारों के माध्यम से सभी जीवों की रक्षा करें, सभी जीवों के वृद्धि में सहायक बने। ऐसे भाव के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो हम इनलाइटेंड सिटीजन कहलाने के हकदार बनते हैं। अब एक आपको छोटा सा बहुत इसको ये आपको सुपीरियर वर्सेस इंफीरियर। एक चाइनीज फिलोसोफर था जिसका नाम था कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस ने बहुत अच्छा डिफाइन किया था, लोगों को दो भागों में बांटा था, सुपीरियर और इंफीरियर।
आप सुपीरियर समझते हैं श्रेष्ठ, और इन्फीरियर मतलब निम्न, निम्न कोटि के जो लोग रहते हैं। अब देखिए दोनों व्यक्तियों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर सुपीरियर का मतलब मैं इनलाइटेंड सिटीजनशिप से तुलना कर रहा हूँ मैं। सुपीरियर व्यक्ति जो रहता है वह अंडरस्टैंड करता है व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है, उस बात को समझता है। बट इंफीरियर आदमी क्या है, वो यह समझता है व्हाट विल सेल, क्या उसका बिक्रेगा, क्या कैसे उसका काम बनेगा, व्हाट विल सेल, वो इंफीरियर आदमी देखता रहता है। सुपीरियर आदमी अपने आत्मा को प्यार करता है, लव हिज सोल, ठीक है। लेकिन इंफीरियर आदमी अपनी प्रॉपर्टी को जो है, अपनी प्रॉपर्टी को प्यार करता है। अब आप इस सारे कसौटियों को अपने आप में कसे कि क्या हम सुपीरियर है कि इंफीरियर है ना। तो पहला बात सुपीरियर व्यक्ति के अंदर रहता है कि व्हाट इज राइट, क्या सही है उस बात को समझता है, क्या गलत है इस बात को समझता है, और सत्य के रास्ते को फॉलो करता है। जबकि इंफीरियर आदमी सत्य और गलत से कुछ मतलब नहीं है, क्या बेचेगा, क्या कैसे उसका काम बनेगा, उसके बारे में सोचता है, गलत सही का निर्णय करता है। सुपीरियर आदमी लव्स हिज सोल, है ना, अपने आत्मा को प्यार करता है, जबकि इंफीरियर आदमी अपने प्रॉपर्टी को प्यार करता है। सुपीरियर कोई घटना घटती है और घटना कुछ अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं मिलता है तो अपने आप को दोषी मानता है, ब्लेम हिमसेल्फ, अपने आप को दोषी मानता है। जैसे कि यदि हम मानते हैं कि यदि भारतीय गणतंत्र पूरी तरह से सफल नहीं है तो हम सभी नागरिक उसके लिए दोषी हैं, हमें उसके लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए, तो हम सुपीरियर होंगे। लेकिन यदि हम जिस क्षण राजनीतिज्ञों को, नेताओं को, पार्टियों को ब्लेम करना शुरू करते हैं, इसका मतलब हम सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, हम एज ए नागरिक के रूप में जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर का अंतर है। दूसरा क्या है, सुपीरियर आदमी ब्रॉड माइंडेड होता है, सभी के प्रति वो उसका दृष्टिकोण बड़ा उदार दृष्टिकोण होता है। जबकि इंफीरियर आदमी जो है पार्टीजन होता है, उसका व्यू बहुत संकुचित दृष्टिकोण रहता है, ठीक है, वो सभी के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं रखता है। अब एक घटना घटी, लास्ट पॉइंट बता रहा हूं मैं, तो ये जो कन्फ्यूशियस था अपने शिष्यों के साथ कहीं यात्रा पर जा रहा था, यात्रा पर गया तो उसको रास्ते में बहुत डिफिकल्टी हुई, तो उसका एक शिष्य आया और पूछा क्या कि क्या सुपीरियर आदमी को भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं। तो कन्फ्यूशियस ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उसने आंसर क्या दिया कि देखो जब कठिनाइयां तो सुपीरियर के अंदर भी आती है, इंफीरियर के अंदर भी आती है, लेकिन सुपीरियर मनुष्य के अंतर्गत जब अपने को कठिनाइयों के अंदर पाता है तो क्या पाता है, वो अपने आप को ऊंचा उठाता है। जब सुपीरियर किसी आदमी के अंतर्गत कठिनाइयां आती हैं और कठिनाइयों से शिक्षा लेकर के अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाता है तो सुपीरियर आदमी बन जाता है, सुपीरियर आदमी कहलाएगा। लेकिन जहाँ इंफीरियर आदमी है उसके जीवन में जो कठिनाइयां आती है तो नीचे की तरफ गिरता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर का अंतर आता है। तो सिद्धांत तौर पर कहते हम कह सकते हैं कि हमें जो नागरिक जो है सुपीरियर नागरिक बनना चाहिए, सुपीरियर इंसान बनना चाहिए। बेसिक्स टू इनलाइटेंड सिटीजनशिप। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है इनलाइटेंड सिटीजनशिप जो है ये क्या सार्थकता क्या रहती है। अब हम ये मान कर चलते हैं कि जो इनलाइटेंड सिटीजन है वह एक लाइट जनरेटिंग एजेंट है, अंधेरे में प्रकाश उजाला करने वाला एक दिया है, ठीक है, और वह डार्क अंधेरे का वह एजेंट नहीं है, अंधेरा कलाना समाज में नहीं है, हम ये मान कर चलते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यदि हम भविष्य को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, सार्थक बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने पास्ट से, अपने संस्कृति से न केवल अच्छी चीजों को एक्टिवेट करना पड़ेगा बट उसको कल्टीवेट भी करना पड़ेगा। अब एक्टिवेट का मतलब क्रियान्वयन करना पड़ेगा और कल्टीवेट का मतलब हमें इसको उगाना पड़ेगा, दूसरे के बच्चों के अंदर डालना पड़ेगा। एक्टिवेट और कल्टीवेट का मीनिंग समझेंगे आप। ऑल द एक्यूमुलेटेड विजडम ऑफ द पास्ट, हमारे पुराने समय में सनातन धर्म के जो भी हमारे जो विवेक है, सिस्टम डेवलप हुआ है, उसको इकट्ठा करते हुए हमें उसको जीवन में धारणा करना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी को भी उसमें लाना पड़ेगा। तो कौन कौन से थे हमारे सनातन धर्म के जो महान जो विजडम थे, जो पूरी वसुधा को चरितार्थ किए। पहला तो ये चीज है कि ह्यूमन फैमिली जीवन, पहले हमें मानना पड़ेगा पूरा मानव परिवार चाहे किसी भी राष्ट्र का हो वो एक है, वो मानव जाति एक है। अच्छा, We must own the entire human family as our own। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सनातन धर्म बताता है कि सारे मानव जाति हमारी अपनी है। मतलब क्या, वसुधैव कुटुंबकम। तो प्रदेश में कहा गया है कि पूरी वसुधा जो है हमारा परिवार है। तो परिवार किसे कहते हैं, जिस जो अपने होते हैं उसको परिवार कहा जाते हैं।
तो हमारा सनातन धर्म ये बताता है कि पूरा मानव प्रजाति है, वह मानव जो है एक परिवार है, वह हमारा परिवार है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माई वेलफेयर इज बेस्ट गारंटेड इन योर वेलफेयर। इसका मतलब क्या है कि हमारा कल्याण तब होगा जब हम आपका कल्याण करेंगे। इस धारणा को करना पड़ेगा, है ना। अभी तक हम क्या मानते हैं कि हमारा कल्याण और आपका कल्याण अलग अलग है। आपका कल्याण मेरा कल्याण नहीं है और मेरा कल्याण आपका कल्याण नहीं है। लेकिन यदि हम अपने धर्म और संस्कृति को मानेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि आपका कल्याण ही मेरा कल्याण है। इसके दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक भाषा में कहें तो कहते हैं कि परमार्थ ही सबसे बड़ा स्वार्थ है। ठीक है, तो वही बात यहाँ दूसरे शब्दों में कही गई है। तो हम दूसरे का वेलफेयर देखें। आम आम बोलचाल की भाषा में कहें कि पड़ोस के घर में आग लगी रहती है तो हमारे घर में भी आग लग जाएगी, तो पहले पड़ोस के घर में जाकर के आग को बुझाना चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो अभी दूसरा क्या है कि सो आई मस्ट प्रमोट योर वेलफेयर टू बी श्योर अबाउट माई वेलफेयर। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा वेलफेयर आपके वेलफेयर से गारंटेड है तो हमें आपके वेलफेयर को, आपके कल्याण को, आपकी सुविधा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि मेरा भी सुधार बढ़ावा हो सके। तीसरा अगला पॉइंट क्या है? ट्रूथ इज वन बट इज कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स, है ना। सत्य एक है जिसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये केवल मात्र भारतीय संस्कृति ही बताती है, सनातन धर्म बताता है कि सत्य एक है जिसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं और कोई धर्म संस्कृति नहीं बताता है। यू कैन नॉट जज विदाउट बीइंग जज्ड। आप दूसरे के बारे में निर्णय करते हैं तो कोई आपके बारे में निर्णय करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरे को किसी को उल्टा पुल्टा बोलते रहे, दूसरे के बारे में मूल्यांकन करते रहे, वो अच्छा है वो बुरा है और आपके बारे में लोग न कहें। ऐसा नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट क्लेम विदाउट फॉरगेटिंग अदर्स क्लेम। हम किसी चीज को जो अपने क्लेम करते हैं, अपना अधिकार मानते हैं, दूसरे के अधिकारों को भी हमें इज्जत देनी पड़ेगी, तभी हम अपने अधिकार का क्लेम कर सकते हैं, है ना। और आगे है वी कैन गिव अप विदाउट इंसिस्टिंग ऑन अदर्स टू डू लाइकवाइज। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हम अपनी चीजों को त्याग कर सकते हैं बगैर ये इंसिस्ट किए कि दूसरा भी त्याग करे। आपको दान देने का अधिकार है, कोई जरूरी नहीं कि आप दान दे रहे हैं, आप 1000 रुपए दान दिए तो कहे कि आप भी 1000 रुपए दान दो, ऐसी जरूरत नहीं है। हमने 2000 दान दिया तो आप जितना में उतना दान दीजिए, चाहे नहीं दान दीजिए। तो ये सारे पॉइंट आपके आते रहते हैं। ये हमारे इनलाइटेंड सिटीजनशिप के बेसिक है। यदि इसको हम फॉलो करें तो हम निश्चित रूप से एक प्रबुद्ध नागरिक बन जा सकते हैं और नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने राष्ट्र को महान बना सकते हैं। अब लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा। मैं एक सबसे अच्छी बात कहा है, हु डाइज इफ इंडिया लिव्स। किसी ने कहा है कौन मरेगा अभी भारत जिंदा रहेगा तो, ठीक है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और कौन जिंदा रहेगा भारत मरेगा तो। ये यूनाइटेड सिटीजनशिप का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हु डाइज इफ इंडिया लिव्स, यदि भारत जिंदा रहेगा, राष्ट्र जिंदा रहेगा तो फिर मरेगा कौन? कोई नहीं मरेगा। सिर्फ भारत राष्ट्र को जिंदा करना जरूरी है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यदि भारत ही मर गया तो फिर जिंदा कौन रहेगा? इसलिए जरूरत है कि हम इंडिया को करें। तो जो स्पिरिट ऑफ ट्रू सिटीजनशिप है वही अपना इनलाइटेंड सिटीजनशिप है। और हमारा कंट्री जो है बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करे, इसके लिए हम अपने नागरिक कर्तव्यों का उत्साहपूर्वक पालन करें। हमारा जो राष्ट्र है स्वस्थ और स्ट्रांग मजबूत बने, इसके लिए हम सभी को मिलकर के अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और आज से हम एक संकल्प ले कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी से सहयोग मांगेंगे बट किसी की आलोचना नहीं करेंगे। हम हमारे जो राष्ट्र को महान बनाने का जो विचार है, हम विचारों को लेकर के अपने विचार को लेकर आगे बढ़ चलेंगे और सहयोग मांगकर आगे बढ़ते चलेंगे। हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। विवेकानंद की इन्हीं लास्ट बातों के साथ बी एंड मेक, मतलब क्या है कि हम अच्छे नागरिक बने और अच्छे नागरिक बनाएं। बी एंड मेक, एक अच्छे इंसान बने और दूसरे को अच्छे इंसान बनाएं। ठीक, इस यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत सुंदर भैया, बहुत गहन अध्ययन के बाद आपने एक एक पॉइंट को चुना और पीपीटी बनाई और हम सब के पास रखने का प्रयास किया। तो बहुत सुंदर। शॉर्टकट में यदि 2-4 लाइन में मैं कहूँ तो शुरुआत आपने वहाँ से की कि हम भारत के नागरिक तो हैं, है ना, और नागरिक के से हम राजा भी हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि हम मतलब प्रजा भी हैं। हम सार्वभौम हम ही चुन के वहाँ पे भेजते हैं नेता को, तो हमारी शक्ति ही सबसे बड़ी है।
तो ये आपने अभी बताया इतना सुंदर। और उसके बाद आपने एक एक कौन अच्छे नागरिक होते हैं और कौन जो ये है, क्या सोच है दोनों की, उसमें तुलना किया आपने। तो कई चीज़ें आपने बहुत अच्छा रखा। तो और जो शुरू से सुन रही थी प्रियंका बिल्कुल ध्यान से, आप कुछ बोलना चाहोगी बेटा? बोलिए बहन। वो वो जो सुपीरियर और इंफीरियर वाला बताया, उसमें मैं तो अपने आप को इंफीरियर में ही देख रही थी। एक दो पॉइंट थे कि सुपीरियर वाले में थे, बाकी सारे पॉइंट तो इंफीरियर वाले में थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, आप ईमानदार हैं। पहली तो अच्छी गुण ये है कि आप मेरे लिए इनलाइटेंड सिटीजन है कि आप ईमानदारी से अपने कमजोरियों को जो मानता है वो आगे बढ़ता है। तो ये क्वालिटी तो आपके अंदर बहुत अच्छी है कि यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ब्लेम टू अदर्स। तो एक गुण तो यस। आपके अंदर बहुत अच्छी बात है प्रियंका जी। कि चलिए, तो मंजिल यहीं से आगे बढ़ेगी और मंजिल यहीं से आगे मिलेगी। और अभी आपने जब स्टार्टिंग में बोला कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि अपना सेल्फ का तो कर लेते हैं, वो दूसरों का मान के छोड़ देते हैं काम। जी। मतलब तो उसी टाइम सेम ऐसा हुआ कि बच्चे, जैसे आपका ये बोलना हुआ, मैं अपने खाने की प्लेट रख के आ रही थी बाहर, बच्चे की प्लेट भी रखी हुई थी। अगर मैं ये लाइन नहीं सुनती तो उसकी पड़ी रहती वो प्लेट उधर ही। ये बच्चे के वो अपने आप ही रख के आएंगे। ये लाइन सुनने के बाद मैं उनकी भी उठा के रखाई। वो चलिए, तो। तो हाँ जी। प्रियंका जी, आपने क्या सीखा? आज से क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? मतलब मान लीजिए मैं किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करता हूँ तो मैंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना विचार घूमते रहते हैं, फिर रिसर्च करता हूँ, विचार उमड़ते रहते हैं, फिर इसको पीपीटी का रूप देता हूँ मैं। तो यदि जितने लोग जुड़ते हैं, यदि एक आदमी भी, 2 आदमी भी सोच में परिवर्तन आ जाए, फिर उसके विचार में परिवर्तन आ जाए, जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे, है ना? और जैसा जैसा आप सोचोगे वैसा आप करोगे, आप, है ना? तो एक अच्छा आदमी गलत काम कर नहीं सकता, ये मान के चलिए आप, ठीक है? अच्छी सोच वाला व्यक्ति रहता है और विचार आपके अपने हैं। हम कहते हैं कि माता पिता भाई बंधु सब अपने हैं, उससे ज्यादा हमारे विचार अपने हैं, क्योंकि विचार हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है? तो यदि विचार हमने अच्छा कर दिया तो सब अच्छा हो जाएगा, काम अच्छे हो जाएंगे। तो उस विचारों के अच्छा करने की श्रृंखला में भू गौरव ग्लोबल आध्यात्मिक परिवार इस तरह का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करता है आप सबके सामने। तो मेरा ये है कि टेक अवे पॉइंट क्या है, आपने क्या सीखा, आज से क्या संकल्प लेती हैं? जो ईमानदारी से आप बताइए, रिजोल्यूशन क्या लेती है? एक पॉइंट में केवल एक रिजोल्यूशन लेकर जाइए यहाँ से, तो शायद मेरा मेहनत किया हुआ चीज तो कहते हैं कि चरितार्थ हो जाएगा, ये फल हो जाएगा, वो बताइए। यही था कि वही जैसे आपने फ्लाइट का एग्जांपल दिया कि अपना घर का रूम का होता तो बंद कर देते हैं और वैसे बंद नहीं करते। मतलब ये चीज थोड़ा सा हिट हुई कि हाँ भाई, वो अपना मान के वो सब चीजों पे ऐसे ध्यान देना चाहिए। ये हमारे खुद जहाँ मैं रहता हूँ वहां पर मैंने खुद देखा है। मैं जाता रहता हूँ, उसको बुझाता रहता हूँ मैं। लेकिन जब अपने घर के जैसे लोग लॉक करेंगे, बिजली का और बिल जैसे आएगा। सफाई का एग्जांपल दिया हाँ। कि अपने घर की तो अपन साफ रखते हैं, बाहर जैसा भी है ठीक है, वो चीज सही है, उसको भी। हाँ, ये चीजें समझ आई थी। तो चलिए, कम से कम आदि आदि हम करते रहे और आज से न करें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानूंगा मैं। और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। लेकिन मेरे जीवन का सार यही रहा है कि आज तक मानव सभ्यता में कोई ऐसा नहीं हुआ है जिसने समाज को दिया है और उसको भगवान ने न दिया हो। मुझे कोई भी एक उदाहरण बता दीजिए, कोई भी उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता है जिसने सच्चे अर्थों में अहंकार को गला करके समाज को दिया हो और भगवान ने उसको रिटर्न न दिया हो। मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिलता है। इसलिए जब आप ये देने की प्रक्रिया की पहली कड़ी होगी कि हम छोटे छोटे काम करते रहे। चलिए, बहुत अच्छा प्रियंका जी, बहुत अच्छा। चलिए, ईमानदारी से आपने किया। थैंक यू भैया, आपने बहुत बढ़िया बताया। थैंक यू। एक बार पीपीटी ना आप थोड़ा थोड़ा क्लिक करते रहें, क्योंकि अभी कुछ बहनें हमारी हम दूसरे ग्रुप में भेजे तो जुड़ी हैं, तो उसको मैसेजेस को वो पढ़ पाएंगी। जैसे किरण चावला दीदी भी जुड़ी हैं, पद्मा दीदी भी जुड़ी हैं, सभी अच्छी साधिका हैं। तो वो लोग इसको पढ़ पाएँ और समझ पाएँ कुछ। हालांकि थोड़ा रिकॉर्डिंग भी हुआ है, शुरू से ही रिकॉर्डिंग हुआ है। हाँ श्रुति बेटा, आपने क्या समझा आज, आप बताओ। यस, आप ही पर आ रही। हाँ, मैं समझी ना कि सारे धर्मों का एक निचोड़ होता है, वो होता है गुड ह्यूमैनिटी। मतलब सारे धर्म के जितने भी भगवान होते हैं, सब तो यही सिखाते हैं ना कि सबकी वो अच्छाइयाँ अपने दिमाग में बैठाएं, अपने जहन में उतारे, कि हम आगे चल के एक अच्छे श्रेष्ठ नागरिक बन सके।
और उसमें एक लाइन था जो कि मुझे समझ नहीं आया, अगर अंकल समझाएँगे तो मैं बोलूँ कौन-सा लाइन था वो? ओके, उसमें लाइन था ना, अपार्ट फ्रॉम अदर रीज़न्स बट वन डेफिनिट रीज़न इज़ आवर वोफुल लैक ऑफ अ सेंस ऑफ सिटीज़नशिप। ये मेरे को समझ नहीं आया। अंकल आप म्यूट हैं। आप अच्छा, म्यूट अच्छा, हो। हाँ, नहीं, हाँ, 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 आ गया। ये इसके कहने का आशय ये था कि बहुत सारे कारणों की वजह से हमें अपेक्षित सफलता राष्ट्र को विकसित करने में नहीं मिली। लेकिन उस उन सब कारणों के अतिरिक्त एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण ये था कि हम हमारे अंदर नागरिक कर्तव्यों का हमने पालन नहीं किया। हमने नागरिक कर्तव्यों की अवहेलना की। तो वो कारण था। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इसको और इलैबोरेट करता हूँ मैं कि हमारा राष्ट्र 76 ईयर्स में देखिए कि अभी इस मुकाम पर पहुंचा है इतना मेहनत करने के बाद से भी। यदि सारे लोग अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते तो निश्चित रूप से राष्ट्र हमारा आज से 25-30 साल पहले और आगे बढ़ चुका होता। अब क्यों होता है कि आप देखिए एक अध्यापक जो है गवर्नमेंट स्कूल में आप देखिए कुछ लोग पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल में क्यों जाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का टीचर तो सैलरी बहुत अधिक मिलती है, लेकिन वो क्या सोचता है कि हमारा अधिकार है और वो बच्चों को पढ़ाता टाइम से नहीं पढ़ता। यदि वो समझे कि मैं भारत के राष्ट्र के नागरिक का निर्माण करने जा रहा हूँ, मैं मुझे योग्य नागरिक बनाना मेरे लिए ईश्वर ने ऐसा मौका दिया है, तो क्लास में उसका पढ़ाने का स्तर बहुत ऊंचा होगा और टाइम से आएगा और टाइम से जाएगा, अच्छे से पढ़ाएगा। क्यों किसी को सुपरविजन की जरूरत पड़ती रहती है? इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर नागरिक गुणों के अंदर हमारे अंदर दिमागों में चेतना में नागरिक गुण नहीं आए हुए हैं, है ना? तो हमारे जब इस दृष्टिकोण में चेतना का स्तर की बात है, ठीक है, तो हमारी चेतना का स्तर जब ऊंचा होगा, जो सोच का स्तर जब ऊंचा होगा, तो हमारे कर्मों का स्तर भी ऊंचा होगा। देखिए जब हम काम करते हैं तो बॉडी के रूप में काम करते हैं तो बॉडी एक ही रहती है। जैसे मान लीजिए कि इनलाइटेंड सिटीजन में, इनलाइटेंड वर्कर में और नॉर्मल वर्कर में क्या अंतर है, इसको मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूँ मैं। जैसे एक आदमी काम स्कूल में टीचर पढ़ाने जाता है, टीचर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। यदि वह अपने को केवल ये समझते जाता है कि यदि उसकी चेतना के लिए कि उसको हमको केवल पैसा कमाना है, तो उसके टीचिंग का असर अलग होगा। लेकिन यदि वह इनलाइटेंड है, यदि वो जानता है कि नहीं, मुझे कि ईश्वर ने एक महान काम दिया है और इस महान काम को बच्चों का निर्माण करना, बच्चों के निर्माण के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण होगा, मुझे श्रेष्ठ नागरिक तैयार करना है, तो उसके काम की गुणवत्ता जो होगी तो वो बढ़ जाएगी। तो क्या है कि दो टीचर हुए, दोनों की बॉडी तो एक ही है, लेकिन दोनों के एक की सोच में बहुत अंतर है। तो दूसरा वाला जो इनलाइटेंड टीचर है, ठीक है, अब पहला वाला नॉर्मल टीचर है, बॉडी से काम कर रहा है, माइंड से काम नहीं कर रहा है, हार्ट से काम नहीं कर रहा है। तो हमको जरूरत है माइंड से, हार्ट से काम करने की जरूरत है ताकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके और आर्थिक दृष्टि से ना आगे बढ़ सके बल्कि हमारा आनंदमय भारत बने। ठीक है, आनंदमय भारत कब बनेगा? जब हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, परस्पर सद्भाव रखेंगे, हम तब बनेगा। थैंक यू, मैं समझ गई। चलिए, वेलकम। आप बहुत अच्छा समझाते हैं अंकल। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। आज से क्या नया चीज तुम सीखी इसमें और क्या जीवन में उतारोगी? इसमें हम नया चीज सीखे कि फॉर एक मिनट मम्मा, ओके, इसमें हम एक चीज नया सीखे। अंकल ने एग्जाम्पल दिया ना, मैं अपना एग्जाम्पल भी देती हूँ। जैसे कि हम आजकल इक्वालिटी का बात करते हैं, पर हम लोग मेल और फीमेल में इक्वालिटी देखते हैं, पर हम एक ह्यूमन को ह्यूमन की तरह नहीं देखकर उसको उसके जेंडर से पहचानते हैं। तो पहले एक व्यक्ति को, नागरिक को, एक सिटीजन को हमें जो है अपने विजन को, अपने साइट ऑफ आई से एक लड़का या लड़की के को ना देखकर एक ह्यूमन की तरह देखे, ताकि एक इक्वलिटी जो है, इक्वालिटी सेक्युलर इंडिया जो बोला जाता है, वो बेसिकली हमारे भारत में वो बना रहे। तभी तो वो महाभारत यानी महान भारत बनाएगा, है कि नहीं? आप जो महाभारत की बात की श्रुति जी, सही बात की। वो महाभारत के शांति पर्व से ही मैंने धर्म की परिभाषा लिया था। मैंने वहाँ दिक्कत है, नोट भी की हूँ। हाँ, चलिए, थैंक यू। तो आप जो तो ये बातें आएगी कैसे? ये आएगी हमारे दृष्टिकोण इंडिविजुअल से, कहते हैं ना कि गायत्री प्रभाव कहते हैं, हम सुधरेंगे जो सुधरेगा। तो पहले आप क्या है कि लड़के और लड़कियों में अंतर करना। अब जमाना उल्टा हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लें कि लड़कियां जाती रहती है तो क्या है कि भाई हटो, मुझे सीट दो, ठीक है। पहले क्या था कि लड़कियों को रिस्पेक्ट दिया जाता था, अब अधिकार से मांग कर रही है, ठीक है। तो अब तो जमाना था उल्टा हो रहा है।
लाइन लगेंगे। हाँ, जैसे आज का फेमिनिज्म ज़्यादा घर है और मिसोजिनिस्ट एंड आई लाइक कि इस वजह से लड़कियां भी लीड करते हैं। तो फेमिनिज्म इतना बढ़ गया है, बंगाल से जो ये स्टार्ट हुआ टैग, ये बहुत बढ़ गया है। सो इसके बैलेंस करने के लिए एक अच्छा नागरिक में बनना चाहिए, तब में हार्ड होगा। बिल्कुल गाइडेड परिवार में यही खाता है। लेकिन क्या है कि आप इक्विटी से कोई का कंसेप्ट बड़ा है, इक्विटी सिस्टम देखो क्या है, कभी इलेक्ट्रॉन कंट्रोल नहीं बन सकता है, दोनों एक पार्टिकल है। उसी तरह से क्या है कि हर का स्वभाव अलग अलग आता है। क्या है कि स्त्री कई सोशल से बन सकता है, स्त्री कई में बहुत महान है, पुरुष कई दूसरे में महान है। इक्विटी का मतलब क्या है कि सबको इक्विटी और साथ दोनों बनना चाहिए। घर में भी मान है कि लड़की बड़ी बड़ी घर में लड़की लड़का पड़ेगा, भाव दोनों क्वालिटी एक मतलब उनको मुकाबला किया जाए। लेकिन अभी समाज में इक्वलिटी का मिसकंसेप्ट चला आ रहा है, ठीक है, कि हम तो लड़कियां अपने को इक्वल प्रूफ करने के लिए लड़के जो काम करेंगे वो काम मैं करके दिखाऊंगी, मैं तुमसे कमजोर नहीं हूँ, ठीक है। तो ये ऐसी धारणा डेवलप हो रही है। हाँ, ये लेकिन अगर इसको पॉजिटिव साइड से लिया जाए तो ये बात सच भी है, क्योंकि एक वुमेन जो है अपने वुम्ब से अपने बच्चे को देती है। पर बेसिकली अगर बात किया जाए तो एक औरत जो है वो बिना सेक्सुअलाइज करे, बिना इंटीमेट किए हुए कुछ हो भी नहीं सकता। तो दोनों को इक्वल कैटेगरी में रखकर हमें भारत को आगे बढ़ना चाहिए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना बना रहे। नहीं, मेरे कहने का आशय क्या है कि सभी का अपना भाव होता है। इक्वलिटी अपना अपॉर्चुनिटी के रूप में दे, इक्वलिटी हम सर्विस में दे, इक्वलिटी एम्प्लॉयमेंट में दे हम, लेकिन अपने नेचर को हम बदले नहीं है। मतलब पुरुष को स्त्री बनने की जरूरत नहीं, स्त्री को पुरुष बनने की जरूरत नहीं है, तभी अपनी संस्कृति आगे बढ़ेगी। मेरे कहने का आशय ये है कि स्वभाव अपना भाव न छोड़े। चलो श्रुति, अच्छा लगा आपको। स्वभाव अपना भाव ना छोड़े, बहुत बड़ी बात कही आपने भैया। बहुत सुंदर। शिखा दीदी, आप भी शुरू से जुड़ी हुई हैं, आपने क्या समझा, क्या सीखा, प्लीज। शिखा दीदी सुन पा रही हैं? कृष्णा भी शुरू से जुड़ा हुआ है, क्या समझ पाया कृष्णा, कुछ बोलेंगे? किरण दीदी स्वागत है, प्रणाम। किरण दीदी जी प्रणाम, कैसे हो? बहुत सुंदर। मैंने अभी ज्वाइन किया, वो हमारे योगा की क्लास थी उसके बाद, और भैया को सुना मैंने, बहुत ही अच्छा। और भाई साहब आपने जो बोला अनुशासन, डिसिप्लिन के अंदर जो फॉलो करने का, कि हर व्यक्ति यदि डिसिप्लिन फॉलो कर लेता तो आज हमारे देश की ऐसी हालत ना होती। चलो जब जागे तभी सवेरा। आज भी यदि हम जाग जाएं, अपनी जो हमारा अनुशासन है, अपनी जो ड्यूटीज हैं, अगर हर व्यक्ति पूरा करना शुरू कर दे। अभी एक भाई साहब एक बात हुई थी किसी व्यक्ति से, अब एक महिला टीचर है हमारी, वो बोली कि गवर्नमेंट स्कूल में हमें इतना पेपर वर्क दिया जाता है कि हमारे पास समय ही नहीं बचता बच्चों को पढ़ाने का। वो भी एक समस्या जो है, क्लरिकल जॉब उनको बहुत दिया जाता है, वो भी एक समस्या नजर आ रही थी। जी भाई साहब। चावला दीदी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तो मैं आपने समस्या तो दोबारा बताएंगे ताकि मैं भी कुछ प्रकाश डाल सकूं, मैं समझ सकूं मैं। अच्छा, वो समझ में है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ाएं, लेकिन उनकी शिकायत रहती है कि सरकार उनको क्लरिकल जॉब, उनको ऐसा काम पेपर वर्क में उलझा के रखती है कि बच्चों को पढ़ाने का समय ही नहीं मिलता। तो क्या ये आदत सत्य है या मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो यहाँ पर नहीं, ये बात सही है कि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में उसके लिए हमें माइंडसेट को समझना पड़ेगा। अभी हम गुलामी के मानसिकता से नहीं उबर पाए हैं। होता क्या है कि इतने सारे रिकॉर्ड क्यों मेंटेन किए जाते हैं, क्योंकि हमारे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। अब ट्रस्ट नहीं होने के लिए क्या होता है कि हम रिकॉर्ड में ज्यादा भरोसा करते हैं, आदमी भरोसा नहीं करते, इससे रिकॉर्ड ज्यादा मेंटेन करने की प्रक्रिया होती है। किसी ऑफिस में कहीं पर देखिए, पहले हमारे समय में देखिए मार्कशीट होता था तो फोटो नहीं होती थी, अब फोटो आ गया उसके बाद नकली होना शुरू हो गया, बहुत सारी चीज बदलती गई। तो अब कहने क्या है कि मेरे हिसाब से तो टीचर को पूरा फ्रीडम देना चाहिए और उसको आउटपुट देना चाहिए कि भाई जैसे मन करे आप कोर्स को आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे आप तो कोर्स अच्छा नहीं कर पाएगा। तो टीचर जा रहा है तो जैसे उसको पढ़ा उसको प्रोडक्ट अच्छा देना चाहिए।
अब टीचर लेसन प्लान बनाना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी आती है, इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी चेक करती है कि आपने ये किया कि ये नहीं किया। तो अब आप ये बताइए कि ये हमारी मानसिक दासता की ये है, ये इसकी पहचान है कि बगैर इंस्पेक्टर के हम काम नहीं करते हैं। और लेकिन यदि कोई चाहे इस तरह से भी बीच का रास्ता इसमें निकल सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन ये शिकायत कुछ हद तक जायज़ है कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और रिकॉर्ड मेंटेनेंस पर इसलिए जोर दिया जाता है कि ऊपर से अथॉरिटी जो चेक करने आएगी उसको हम रिकॉर्ड दिखा सकें, हम रिकॉर्ड विश्वास कर सकते हैं। अब आप देखिए कि क्या कारण है कि इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इतनी सारी रैंकिंग होती रहती है, लेकिन आज महामानव का कोई निर्माण नहीं हो पा रहा है। कितने महामानव बन रहे हैं, एक इंटेलिजेंट लोग तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन विजडम वाले लोग कहाँ पैदा हो रहे हैं, है ना? आखिर क्या कारण है? तो कुछ तो कारण है ही। तो लेकिन आप किस भाव से आप जाते हैं, हम इससे जाते हैं कि प्रिंसिपल आ जाएगा इसलिए टाइम से चले जाएंगे, वो अलग बात होती है, अपना ड्राइविंग बनता है इसलिए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से बीच का रास्ता इसमें निकल सकता है, सारे टीचर आवाज निकाल सकते हैं कि भाई हम रिकॉर्ड इस तरह से मेंटेन करेंगे, और डेमोक्रेटिक कंट्री में खाने का अधिकार है, थोड़ा देर होगा लेकिन समस्या का समाधान निकलेगा। और यहाँ तक कि शिक्षकों की भूमिका भी नॉलेज सोसाइटी में बदल गई है, और इस पर मैंने एक प्रेजेंटेशन बहुत पहले दिया था, रोल ऑफ एजुकेशन इन नॉलेज सोसाइटी, ठीक है, और दूसरी जगह पर प्रपोजल भेजा हूँ मैं। तो ज्ञान परक समाज में शिक्षा की भूमिका क्या है, ये पहले शिक्षक को खुद समझना पड़ेगा। अभी भी हम इंडस्ट्रियल माइंडसेट में जा रहे हैं, होमवर्क देना, होम असाइनमेंट देना, फिर वो काम करना। थोड़ी बहुत प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी जो नॉलेज सोसाइटी है, उस सोसाइटी में टीचर की जो भूमिका है, चाहे स्टूडेंट की जो भूमिका है, उसको समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक बोला आपने। जी भाई जी। भैया वो लाइन फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, स्वभाव अपना भाव नहीं छोड़े, इसका थोड़ा सा डिटेल में बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए बहुत अच्छा, स्वभाव मतलब कि देखिए आपका अपना भाव, ठीक है। तो जैसे अभी क्या हो रहा है, अब आपको थोड़ा सा मैं बिल्कुल स्टेप लेवल लेमन से समझाता हूँ। बच्चा का एक अपना भाव होता है, बच्चा दिल का बहुत प्योर होता है, ठीक है, बच्चा का स्वभाव होता है ना। तो देखिए अंकल आप बहुत गंदे हो, अरे फील हुए गंदा तो बोल दिए गंदा है, उसका स्वभाव है सच बोलना। आप अच्छे हो, अच्छा फील होगा, अच्छा बोलेगा, उसका स्वभाव है अच्छा बोलना। लेकिन जब आगे बढ़ता रहता है, तो जब पारिवारिक पोषण से या स्कूली से संसारिक ज्ञान जब प्राप्त करता है, तो पर भाव अपना लेता है, दूसरा भाव अपना लेता है। तो अब वो झूठ बोलना शुरू करता है, पूछा जाता है कुछ और, आप कैसे हैं, तबीयत खराब है, ठीक हूँ, अच्छा हूँ, आदमी बोलता है। अंदर दुखी है, कहता है कैसे है, मैं खुश हूँ मैं। तो आदमी दूसरा भाव रखता है। तो स्वभाव में अपना भाव, एक भाव तो एक अर्थ तो ये हुआ, दूसरा अर्थ एक और आगे ऊपर ले जाता हूँ, इसका थोड़ा ऊंचा उठाता हूँ मैं। हम स्व मतलब सेल्फ है, सेल्फ में आत्मा है, ठीक है। आत्मा का भाव क्या रहता है, देखो हमारा भाव क्या है, दया का भाव है, करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है, यह स्थायी रहता है। क्रोध का भाव पर भाव है, क्रोध आप हमेशा नहीं रह सकते हो। क्या कोई आदमी 24 घंटा क्रोध कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पर भाव है, हमारा भाव नहीं है, आत्मा का भाव नहीं है, आत्मा का प्रेम है। आप प्रेम हमेशा कर सकते हो। तो स्वभाव का मतलब है अपना भाव। अपना भाव जैसे आप जिस जो कर रहे हो, आप उस भाव से निचल रही है, आत्मा के भाव को पकड़िए। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए वेलकम। और कोई नया जुड़ा हो, कोई पहली बार जुड़ा हो? बहुत सुंदर भैया। कोई अग्रवाल कोई अग्रवाल जुड़ी थी कोई ना? हाँ, चंदा दीदी लेट जुड़ी, आपका पीपीटी फिनिश हो गया था तब जुड़ी, तो इसलिए वो एक्सप्लेन कितना करेंगी वही दीदी बताएंगी। दीदी प्रणाम। प्रणाम सभी को। बहुत अच्छा लगा, अभी जितना मैंने सुना उतने में ही ऐसे लग रहा है कि हाँ, हमें अपनी कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। जब हम अपना अधिकार मांगते हैं तो उससे पहले हमें कर्तव्य भी पता होने चाहिए, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनको भी बखूबी निभाएं हम। यदि हम अपने अधिकारों का वो करते हैं कि हाँ, हमें ये चीज अधिकार है। जैसे अभी भैया ने बताया कि महिलाएं अपना अधिकार हर जगह आगे होके मांगती हैं आजकल, तो ठीक है, वो अधिकार मांगती हैं, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्य भी हर पल याद रखने चाहिए।
और एक कि अपनी चीज़ों को जितना हम सहेज के सँभाल के रखते हैं, तो बाकी जो चीज़ें होती है बाहर की हमें वो भी पूरा उनका ध्यान रखना चाहिए और ये मैं अपनी लाइफ़ में करती हूँ, इस पॉइंट को हरदम नोटेड है। और इसको फ़ॉलो भी करती हूँ अच्छी तरह से। कहीं भी जाती हूँ, पानी ऐसे ही बह रहा है या लाइट ऑन है, तो मैं कहीं भी सुलभ चिकित्सा ये जो शौचालय वगैरह जो होते हैं, उनकी भी ऐसे ही लाइटें, पानी की टूटी जो होती है, मैं सब जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ एक बार मैं बंद करके ज़रूर आती हूँ। थैंक यू सविता, अच्छा है, आप बहुत-बहुत अच्छा आभार। करती है। एक दो आदमी को और आप इसके से बढ़ाते रहिए, है ना? तो निश्चित रूप से समाज बदलेगा और अच्छी तरफ रहेगा। देखिए, कहते हैं जब हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम होगा ना, तो राष्ट्र प्रेम केवल भारत माता की जय कहने से और भावात्मक भाषण देने से नहीं होता है। जिससे आप प्रेम करते हैं ना, तो आपके अंदर साहस पैदा होता है। एक कहानी थी, कहानी ये थी कि मतलब एक माँ जा रही थी, जंगल में जा रही थी, तो उसका जो शेर जब आता है, तो उसका बच्ची साथ में रहती है, तो शेर से भिड़ जाती है, क्योंकि बच्चे को इसको प्यार है, बच्चे को उसको बचाना है। तो अब जब देश से हम जब प्यार करते हैं हमें, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन हम डरते क्यों हैं? अपने स्वार्थों के नाते डरते हैं। अपने स्वार्थ के नाते डरते हैं कि हमारे से ऐसे नुकसान होगा, ऐसे नुकसान होगा। तो हम छोटे-छोटे काम करें, जैसे लाइट करना, गंदगी कराना। अब जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, उसको सफाई करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन खा कर के जहाँ बच्चे बैठते हैं, बच्चे, बूढ़े-बुजुर्ग कोई भी हो, वो बाहर आकर फेंक देते हैं। तो यदि हम सोचे कि नहीं, हमारा भी रास्ता है, डस्टबिन में इसको डालें हम, छोटे-छोटे काम करें हम। और जो बंदा जो हमारा सफाई करता है, देखिए कितना विडंबना समाज की है, कि जो सफाई करता है हमारे दिए हुए चीज़ों को, उसको हम हे दृष्टि से देखते हैं, और जो आदमी गंदगी फैला रहा है उसका हम सम्मान करते हैं। होना उल्टा चाहिए, होना तो उल्टा चाहिए, ठीक है? कि जो आदमी हमारी गंदगी को सफाई कर रहा है उसको सम्मान कीजिए कम से कम, ठीक है? और जो गंदगी फैला रहा है उसको आप क्रिटिसाइज़ कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा, मतलब किसी ने नोट्स बनाया, किसी ने क्वेश्चन पूछे, तो आज का प्रसंग जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। और वंदना दीदी रिकॉर्डिंग कर रही हैं, तो आप दोबारा इसको यूट्यूब पे सुनिए और दूसरे से लाइक भी, दूसरे को शेयर भी कीजिए और इस बातों की चर्चा भी कीजिए। समाज अच्छा बनता है अच्छे कामों के साथ, ऐसे विषयों की चर्चा करने के बाद से भी। तो अगर 12-15 लोग जुड़े हुए हैं, तब 12 लोगों से इस बात की चर्चा करें कि आज हम ग्लोबल आध्यात्मिक परिवार में गए थे, वहाँ पर एनलाइटेंड सिटीजनशिप पर टॉक हुआ, इस टॉक से हमने ये सीखा, और ऐसी बातें हमें करनी चाहिए। तो मैं मानूँगा कि हमारा वंदना दीदी का या सत्ता जी का जो प्रयास है, वो सार्थक होगा। आप सभी लोगों ने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला, इस मंच के साथ जुड़े, इसके लिए सभी के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ मैं, और आशा करता हूँ कि आगे भी आप अपने मेरे प्रेज़ेंटेशन में आप आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और अपने जिज्ञासु भरे प्रश्नों से पूछ करके मुझे भी कुछ सोचने के लिए मजबूर करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर भैया। एक संकल्प लेते हुए कि जिस पद पे हम हैं, चाहे गृहिणी है, चाहे किसी ऊंचे पद पे हैं या छोटे पद पे हैं, लेकिन उससे पहले हम देश के हम नागरिक भारत हैं। के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिक हैं। इस भाव को लेके हुए आज के इसको समापन की तरफ ले चलते हैं। और बहुत सुंदर भैया का क्लास, और सब जितने भी लोगों ने सुना, आनंद आया। कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोले, नहीं तो शांति पाठ। भैया, हमारा देश है ये भारत, और इस पर हमें गर्व है। तो यानी हम सबको आगे आना है अपने देश की रक्षा के लिए। ऐसा नहीं जयकारा लगाना, आपने बताया ना, से हमें जो भी दिखता है, जो भी हमारे देश के लिए हम कर सकते हैं, हमें करना है, क्योंकि ये हमारा भारत देश है। प्रणाम भैया, आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। कविता जी, आप कहाँ रहती हैं, कहाँ से ज्वाइन की है? दीदी थोड़ा अपने भैया बारे में बता दें। भैया मैं वर्धा महाराष्ट्र में रहती हूँ भैया। आप म्यूट है भैया। म्यूट हो गए आप। हाँ, एक्चुअली वाइब्रेशन रहता है। हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है, तो ये आनंदमय भारत के निर्माण की दिशा में उसकी मैं चर्चा करूँगा मैं, और ताकि जहाँ भी आप जाए समाज में फैलाएं कि आप अपनी जिस भी सोसाइटी में रहते होंगे, आपने जहाँ भी पढ़ाई किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो स्कूलों में या जिस संस्था में आप काम करती है, वहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ पर अच्छे से सद्वाक्य लिखे रहते हैं। तो हमने क्या किया, मतलब मैं क्या किया कि ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया कि हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, ये अपने तरह का अनूठा प्रयास था। वहाँ पर हमने सदवाक्यों को लगाया, ठीक है। और सदवाक्यों में ऊपर जो कन्नड़ भाषा ऊपर थी, लोकल भाषा थी,
उसके नीचे हिंदी थी और नीचे अंग्रेजी थी और नीचे उसके नीचे संस्कृत में वेदों से वाक्य लिखे गए हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अपने रेजिडेंशियल कॉलोनी में भी इस तरह का जहाँ भी स्पेस मिलता है, हमारे यहाँ भी स्पेस बेंगलोर में बहुत कमी थी, तो हमने क्या किया कि 2 लैंप लाइट जो लगी होती है रोड के किनारे, उनके बीच में हमने उसके वाक्यों को लगाया है स्टील के फ्रेमिंग करा करके। और मुझे बहुत आनंद आता है जब एक दादी अपने बच्ची को पढ़ाती हुई लेकर जाती है, गुजरती है और उसको पढ़ाते हुए समझाती रहती है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक आंदोलन चलाएं कि जिस भी रेजिडेंशियल कॉलोनी में रहते हैं, जो भी जगह हमारे पास मिला हुआ है, उसकी प्रारूप रेखा बना करके हम इस अपने संस्कृति के महान वाक्यों को उसको लगाएं हम, ताकि बच्चे निकलते हुए, जाते हुए, आते हुए उसको पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। तो भैया वो मतलब भैया उसके लिए मतलब जैसे कि एक कैसे लगाना है वैसे समझाइए ना भैया, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, मुझे आइडिया आपका बहुत ही सुंदर आइडिया। उसका फोटो जो सदवा के आप लगाए हैं ना भैया, उसका फोटो आप भेज दीजिएगा मुझे, मैं कविता दीदी को भेज दूंगी कि इस तरह से लगा सकते हैं। या फिर छोटे नहीं, छोटे ग्रुप में सदवा भेजना है दीदी, सबको ही भेजना है ग्रुप में। हाँ, स्टिकर भी लगा, जैसे गुरुजी का आता है ना दीदी, हिंदी में भी आता है, कन्नड़ा में भी आता है, यहाँ तो उड़िया में भी आता है, मुझे लगता है इंग्लिश में भी आता है, हम लोग सब मंगाते हैं। सदवाक्य के स्टिकर्स आते हैं, तो वो हम लोग पूजा कहीं भी करने गए या जन्मदिन हुआ तो या गिफ्ट भी देते हैं, तो उसमें वो स्टिकर साथ में देते हैं कि वो स्टिकर आप दरवाजे पे भी लगा सकते हो। छोटा रूप में मैं बता रही हूँ, ये मैं शुरू से ही करती रही हूँ। स्टिकर, एक लाइन भी किसी का जीवन बदल सकता है। तो हम लोग गिफ्ट महंगे महंगे ले जाते हैं, तो किरण दीदी भी बताती रहती है हमेशा कि किताबें दो, है ना लोगों को, तो किताबें तो उतनी मोटी लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन शतवाक्य जो आप दरवाजे पे लगा दोगे, कहीं ट्रेन में लगा दोगे, कहीं रास्ते में लगा दोगे, सीढ़ियों में लगा दोगे, तो वो आते जाते लोगों के नजर पड़ेंगे उस पे और वो उसको पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं उनका जीवन बदलेगा। जो गुरुदेव के बहुत सारे वो सस्ते में ही आते हैं, पूरा आप जब भी जाओ शांति कुंज या जहीं शक्तिपीठों में तो वो आते हैं। और भैया ने काम बहुत बड़ा किया है, मतलब बोर्ड बनवाया है, वो बड़े स्तर पे ही हो सकता है, उसमें पैसा भी लगा है। हाँ, और बहुत मेहनत किया है, सरकार की भी मदद मिली इनको। और नहीं, सरकार की मदद नहीं मिली, सरकार की मदद नहीं मिली है। वो जमीन देने में भैया नहीं, जमीन ऑब्जेक्शन ना करे उसके लिए नहीं, जमीन उन्हें दिया नहीं, तो जमीन खाली पड़ी थी, हमने नहीं दिया, जमीन उन्हें इसके लिए अलग से दिया हाँ, तो नहीं उसमें है। ऑब्जेक्शन कर सकता था ना, लेकिन उसकी स्वीकृति मिली ना आपको कि हाँ आप लगाइए, और वो स्वीकृति दिया, ये भी बड़ी चीज है। जैसे यदि पदाधिकारी लोग स्वीकृति दे दे, कोई ऑब्जेक्शन ना करे, तो वो भी होता है। तो उन्होंने बड़ा बड़ा बैनर बनाया और उसमें हर शब्द में गुरु जी के सद्वाक्य को लिखवाया है, इंग्लिश में, संस्कृत में, कन्नड़ा में, हिंदी में, और सब उसको लोग पढ़ते हैं जाते आते। रास्ते के किनारे किनारे जैसे पेड़ लगाते हैं वैसे ही इन्होंने खंभे लगा के और वो सद्वाक्य लगवाया है। तो इस तरह से हम लोग उस दिन गए थी मैं उद्घाटन में और भैया का ये काम हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। जी दीदी, वही कह रहे हैं। ये कविता जी, हाँ सुन रही क्या कविता जी? जी भैया सुन रही हूँ। हाँ, देखिए मैं इसमें थोड़ा 2 मिनट समय लूंगा, मैं बताऊंगा, मैं इसका अलग तरह का अनुभव रहा। अब देखिए, जब ये विचार मेरे मन में आया तो लोगों से पास गया मैं, तो लोगों ने बहुत तरह से, किसी ने विरोध किया, किसी ने सपोर्ट किया, तो किसी ने कहा कि किसी फोटो मत डालिए। तो मैं बहुत फ्लेक्सिबल था, आपके सामने समस्या आएगी कि किसी पर्टिकुलर गुरु का, किसी पर्टिकुलर धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं। तो हमने तो सभी का सहयोग लेकर चलने की बात थी। तो हमने क्या किया कि हमने कोटेशंस को पहले तो लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा में लिखा, तो भाषा का विवाद खत्म हुआ। फिर